नमस्कार दोस्तों, मैं रविरंजन और आप सभी का स्वागत करता हूं विक्ट्री मेंटरशिप प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सतत विकास पर, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यूपीएससी एग्जाम के साथ साथ स्टेट पीसीएस तथा वनडे एग्जाम में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है, क्योंकि इस पर काफी सारे अपडेट देखने को मिल रहा होगा। समाचार में आपको देखने को मिलता होगा सतत विकास को लेकर के, नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के, वैकल्पिक ऊर्जा को लेकर के। तो आइए आज हम इस टॉपिक का विस्तार से चर्चा करते हैं। उससे पहले, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कब करेंगे? जब क्लास हो जाएगी खत्म तब। तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़े। तो दोस्तों, आइए आज की टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको जो है हम सतत विकास के साथ साथ संपोषणीय विकास के रूप में भी जानते हैं। और सबसे पहले हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सतत विकास है क्या, या संपोषणीय विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि आज के समय में रह करके आज के समय में रह करके और आने वाले कल के बारे में सोचना। जैसे कि आप लोग आज किसी न किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई यूपीएससी, कोई स्टेट पीसीएस और कोई वनडे एग्जाम की। यानी कि आज रहते हुए हम तैयारी करते हैं क्या, कि आज अगर हम पढ़ेंगे तो कल हमारा सिलेक्शन होगा, तो हमारा घर और परिवार अच्छा होगा, बच्चे का जो है भविष्य अच्छा होगा। वैसे ही सतत विकास के बारे में जानते हैं, यानी कि वर्तमान में रह करके आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों का व्यवस्था करना, संसाधनों का व्यवस्था करना। यानी कि हम वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाए बिना या समझौते किए बिना हम जो है नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल विद्युत परियोजनाओं पर भी हम ध्यान देंगे। प्राकृतिक अर्थव्यवस्था, इन सभी बातों को हम इसमें शामिल करते हैं। यानी कि हम सभी संसाधनों का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को जरूरत है। सभी को पता है कि संसाधन जो है सीमित है, संसाधन सीमित है, एक मात्रा में उपस्थित है। इसीलिए हम जो है सतत विकास का भी यहाँ पे बात करते हैं, यानी कि वैकल्पिक ऊर्जा की बात करेंगे। यानी कि जो हम विद्युत, बिजली, पेड़ पौधे, पेट्रोलियम, इन सभी पदार्थों का कहीं ना कहीं जो हम उपयोग कर रहे हैं, सोच समझ करके करें, उसको हम बचा करके चलें, कि बेफालतू में वो सारी चीजें यूज ना हो जाए। तो इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखना है। यानी कि वर्तमान में रह करके, ठीक है, वर्तमान में रह करके भविष्य के बारे में, भविष्य के बारे में भविष्य के बारे में एक तरीके से सोचना या समझौता करना, यही आपका जो है समझौता करना, यही आपका जो है सतत विकास का रूप देखने को मिलता है। किस किस के बारे में हम सोचेंगे या समझौता करेंगे, किस किस के बारे में हम सोचना या समझौता करेंगे,
है ना। तो हम समझौता किस किस के बारे में करेंगे, तो हमारा हो गया जल विद्युत हो गया, या विद्युत हम कह सकते हैं, इन्वायरमेंट के संसाधन हो गए, ठीक है। हम नवीकरणीय ऊर्जा को इसमें हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी बातों को इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिनके बारे में आने वाले फ्यूचर का संबंध यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें हम वैकल्पिक ऊर्जा का भी प्रयोग इसके माध्यम से करेंगे, उसके बारे में भी हम जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि ये सारी बातें जो है, ये सारी जो बातें हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को समझना है, यानी कि वर्तमान में रह करके फ्यूचर को समझना या समझौता करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, समझने का प्रयास करिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि जो यूपीएससी के साथ साथ वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया सतत विकास, यानी कि आने वाली पीढ़ियों के हित से, आने वाली पीढ़ियों से हित से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है ना। वर्तमान, ठीक है, इसमें क्या है, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, वर्तमान में भी करेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी करेगा, जिसमें हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के साथ साथ नेचर, इकोनॉमिक और सोशल वर्क को भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। और इन सभी में बेहतर तालमेल के साथ जो है हम समर्थता पूर्व किया जा सकता है, सभी के बीच में तालमेल होना जरूरी है, तालमेल होगा तभी तो काम बन पाएगा। और आपको पता है कि ये जो नेचर है, ये सभी एक दूसरे के साथ जो है संबंध स्थापित करता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन संबंध स्थापित यहाँ पे होता ही है, चाहे वो प्राकृतिक, पर्यावरण, ठीक है, समाज, एक दूसरे से मिलकर के बने हैं। किसी एक का होता तो फिर ना ही वो समाज कहलाता, ना ही इन्वायरमेंट कहलाता, और ना ही प्राकृतिक कहलाता, यानी कि सभी की भूमिका यहाँ पे समान मानी जा सकती है, ठीक है। इसमें जो है पेपर में यही पूछता है कि 1987 में एक रिपोर्ट आई थी, हमारा साझा भविष्य, इस रिपोर्ट का नाम था, इसको द ब्रैडलैंड रिपोर्ट से जो है सतत विकास की आधुनिक अवधारणा से इसको जो है प्राप्त किया गया था। तो ये पेपर में, हर एक पेपर में पूछा गया है, चाहे यूपीएससी हो, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, सारे एग्जाम में, आपके एसएससी के एग्जाम में, ठीक है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, इन सभी एग्जाम में पूछा गया है कि 1987 में जो रिपोर्ट जारी की गई थी, हमारा साझा भविष्य या द ब्रैडलैंड रिपोर्ट, उसके बारे में बताइए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 1987 में जो है हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट जो है द ब्रैडलैंड रिपोर्ट के लिए जो है सतत विकास की आधुनिक अवधारणा प्राप्त की गई थी। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन के द्वारा इन्वायरमेंट एवं विकास पर, इन्वायरमेंट एवं विकास पर जो है यहाँ पे विश्व आयोग के माध्यम से मानव, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संबंधों को यहाँ पे आकृष्ट किया गया था, यानी कि यहाँ पे मानव के साथ संबंध कैसे हैं, मानव इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहा है, आप लोग इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, आप लोग इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, कभी सोचा है। जैसा कि मैं जानता हूं या मैं देखता हूं, हम लोगों ने पूजा पाठ किया, बहुत अच्छी तरीके से प्रार्थना करी कि भगवान जो पूजा में करवा रहा हूं वो काम सफल हो। पूजा पाठ करवाने के बाद भगवान ये तो नहीं कहते कि पूजा सामग्री को यमुना में डाल दो, गंगा में डाल दो। तो यहाँ पे जो संबंध स्थापित होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं आपका और हमारा योगदान क्या है, इन्वायरमेंट को दूषित करने का।
इसीलिए जो है आपको इन्वायरमेंट के लिए कॉलेज में, स्कूल में, सिविल सर्विसेज में, स्टेट में इस सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप जागरूक रहें। समाज में कुछ एक्टिविटी करते हैं तो आप उसको ठीक ढंग से करें ताकि किसी भी जीव जंतु को, प्राकृतिक आवास को विनाश ना हो सके, है ना। एथिकल वे में करें, पर्यावरण और नैतिकता के साथ करें, काम करें, घर बनाएं, कोई मना नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि इन्वायरमेंट को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे। साथ ही साथ इन्वायरमेंट का संबंध हम गरीबी निवारण के साथ भी जोड़ सकते हैं, सतत आजीविका के साथ भी जोड़ सकते हैं, मानव गतिविधियों के साथ भी जोड़ सकते हैं, ऊर्जा दक्षता, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण, है ना। हमें पेड़ पौधों का जो है एक बगीचा लगाना चाहिए, गार्डन लगाना चाहिए, पार्क लगाना चाहिए। ये हमारा योगदान है। जितना हम एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखेंगे उतना हमारा जो लाइफ है वो बढ़ता जाएगा। यानी कि उत्पादन अवसरों का विकास करना चाहिए, नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता हम लोगों को करना चाहिए, सतत विकल्प को अपनाना चाहिए। इन सभी बातों को जो है हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें शामिल थी। इसमें हम गरीबी निवारण के लिए और सतत आजीविका के लिए जो है पर्यावरण अनुकूलन और मानव गतिविधियों को हम शामिल कर सकते हैं। ऊर्जा के लिए हम सतत विकास को यहाँ पे अपना सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण, उत्पादन अवसरों का विकास यहाँ पे कह सकते हैं, और नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता, ये सभी जो है सतत विकास के उद्देश्य हैं। ये सभी जो हैं सतत विकास के उद्देश्य के रूप में देखने को मिलते हैं। हम कह सकते हैं इसमें नवीकरणीयता या प्रतिस्थापन या आत्म, है ना, अंत निर्भरता, अनुकूलनशीलता और संस्थागत प्रतिबद्धता सतत विकास के मूलभूत विचार के रूप में देखने को मिलता है। इसमें हम सतत विकास को 4 मानक के रूप में भी डिवाइड कर सकते हैं। अंतर पीढ़ीगत समता, अंतरा पीढ़ीगत क्षमता, लैंगिक है ना, असमानता, वहन क्षमता, इन सभी को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें 3 सिद्धांतों को जो है अंतर पीढ़ीगत, है ना, समता के अंतर्गत हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें 3 सिद्धांतों के द्वारा किया जा सकता है। हम वैकल्पिकों का संरक्षण कर सकते हैं। अगर पेट्रोल की जगह हाइड्रोजन गैस हमें मिल रहा है और प्राकृतिक को नुकसान नहीं हो रहा है तो क्यों ना हम उसको अपनाएं, है ना। साथ ही साथ जो सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी पर आ रही है, हम क्यों ना उसको जो है सोलर प्लेट के माध्यम से यूज करें उस रोशनी को। जो हवा चल रही है उस हवा से क्यों ना हम बिजली बनाएं, है ना, अन्य ऊर्जा को कैप्चर करके अपने पास रखें। ये सारी चीजें, साथ ही साथ गुणवत्ता पर भी हमें, और है ना, गुणवत्ता को भी ध्यान में रखना है, गुणवत्ता का भी हमें जो है संरक्षण करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अधिशेष का संरक्षण, इन सभी बातों को जो है हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, और भी बातों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ऊर्जा के गैर पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग, है ना, स्वच्छ ईंधन हो, साफ ईंधन हो, इन्वायरमेंट हितैषी तकनीक हो, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी तकनीकों का हमें जो है प्रयोग करना चाहिए। आप लोगों को पता है कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी सारी इंडस्ट्री है जो ऑलरेडी काम कर रही है। केमिकल्स का पानी जो है नदी में जाना, कहीं ना कहीं नदी में जाएगा, लोग पिएंगे, जीव जंतु पिएगा, उससे नुकसान होगा, बीमारियां बढ़ेंगी, जान जाने का खतरा बढ़ेगा। ये सारी चीजें हैं। और पारिस्थितिकीय संरक्षण, जनसंख्या पर नियंत्रण, पता है ना आपको कि भारत अब जो है
है ना, 142.86 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है स्टेट वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार। तो जनसंख्या जो बढ़ रही है उस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की तो जरूरत है। इतने सारे प्रोडक्शन सामग्री मार्केट में उपलब्ध है ना। सरकार ने इसके लिए पॉलिसी भी बनाई है, 2 ही बच्चे अच्छे हैं, है ना। तो इन सभी बातों को जो है हमें इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसमें हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के साथ साथ जो है गैर पारंपरिक और नवीनीकरण स्रोतों के लिए जो है हम स्वच्छ ईंधन, इन्वायरमेंट हितैषी और पारिस्थितिकी की संरक्षण और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हम लोगों को करने की आवश्यकता है। लोकल लेवल पर भी हमें समाज में जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। जागरूकता जब तक नहीं बढ़ेगा, लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब तक इन्वायरमेंट हमारा दूषित होगा। फिर आप लोगों के मन में ये विचार चल रहा होगा कि हम लोग तो अशिक्षित हैं। जो लोग शिक्षित हैं यूएसए, यूके, वो लोग भी तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, हमसे ज्यादा। लेकिन जो विकासित देश हैं वो क्या कह रहे हैं कि भैया हम लोग जो है पढ़े लिखे, हम लोग जो है इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हम नुकसान नहीं पहुंचाते। विकासशील देश वाले जो हैं, यानी कि इंडिया के साथ साथ साउथ अफ्रीका, ये सभी लोग जो हैं जो विकसित होने के कगार पर है, वो लोग इन्वायरमेंट को दूषित कर रहे हैं नई नई तकनीकों का प्रयोग करके, है ना। ये सारे रीजन वो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना था हमने पहुंचा लिया। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर गवर्नेंस की मजबूती हमें देखना है, और साथ ही साथ यहाँ पे सतत विकास को ये प्रमुख रणनीति के रूप में हमें देखना पड़ेगा। इसमें हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन संबंधित जो है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभी समय, यानी कि यूएन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज और जैव विविधता संबंधित सीवीडी पर साइन किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे है ना, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006 और एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई। साथ ही साथ यहाँ पे जो है सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्ष जल अभियान, हरित भारत संबंधित यहाँ पे जो है राष्ट्रीय अभियान और सतत विकास के संबंध में भारत के महत्वपूर्ण प्रयास रहे हैं, है ना। आप लोगों को एनजीटी के बारे में मैंने पहली क्लास में बताया था कि 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। क्यों? क्योंकि हम लोगों के द्वारा अति हो गया था, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सारे प्रदूषण कौन? हम और आप कर रहे थे। जब हम और आप प्रदूषण करने लगे तो पॉलिसी को मनवाने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो होना जरूरी है। और जब एनजीटी आया तो वहां पे कहा कि भाई न्यू बेसल मानक को अपनाओ, है ना। ताजमहल के पास जो फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, उसको यहां से दूर भगाओ, नुकसान पहुंच रहा है ताजमहल को, हिस्टोरिकल प्लेस को नुकसान पहुंच रहा है। तो इन सारी बातों को इसमें जो है ध्यान में रखा गया था। और भारत में जो है कई सारे पॉलिसी बनाई गई है जिससे कि एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखा जाए, संरक्षण किया जा सके। इफ एनी कोई डाउट हो तो अपने डाउट को बताते रहिएगा, ठीक है। अपनी बातें नहीं कर रहा हूं, आप अपने डाउट को भी बताएं, ठीक है। जो डाउट रहेगा उसका मैं समाधान भी बताऊंगा। साथ ही साथ 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, अब यहां पे आपको याद होगा कि 1992 में क्या हुआ था। रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में यहां पे पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। यहां पे पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। अब ये शिखर सम्मेलन हुआ तो इस शिखर सम्मेलन से इन्वायरमेंट का क्या संबंध? बिल्कुल संबंध था। जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भी कहते हैं, एजेंडा 21 सम्मेलन भी कहते हैं,
ये इन्वायरमेंट को लेकर के ही था, सतत विकास को लेकर ही था। ठीक है, यानी कि वर्तमान में रह करके फ्यूचर के बारे में सोचना, यार आज हम इस स्थिति में इतने प्रदूषण में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो आने वाला जो हमारा जनरेशन रहेगा उसके टाइम पे कितना पॉल्यूशन रहेगा, कितना, है ना, जनसंख्या बढ़ चुकी होगी। मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम में ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो आपके पीठ पर रहेगा, है ना, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्रदूषण अभी कर दिया है। हर एक के पीठ पे ऑक्सीजन सिलेंडर रहेगा, जहां भी जाओगे मास्क की तरह लगा रहेगा और पीठ पर लेकर के ऑक्सीजन सिलेंडर घूमते रहोगे। मान लो कि बीच रास्ते में खत्म हो गया, वहीं पे हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो इन बातों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, 1992 ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन काफी बार। ठीक है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 21 शताब्दी में, और ये सतत विकास की प्राप्ति के लिए बनाई गई एक योजना था जिसे एजेंडा 21 भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 के अलावा इन्वायरमेंट और विकास के संबंधित जो है यहाँ पे रियो घोषणा पत्र और वनों के टिकाऊ के प्रबंधन के लिए जो है यहाँ पे वक्तव्य सिद्धांत पर भी सहमति बनी थी। जब यहाँ पे इन लोगों ने कहा कि भाई 1992 में इन्होंने कहा कि अब बताओ अब हम कब मिलेंगे, पहला मीटिंग हो गया, जो फैसला लिया गया था कि इन्वायरमेंट को सुरक्षित करने के लिए हम कुछ नियम कानून बनाएंगे और कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं करेगा, कोई वृक्षों की कटौती नहीं करेगा, है ना। इन बातों को ध्यान में रख करके अब फर्स्ट मीटिंग होगी। फिर इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम जो है फिर 10 साल बाद मिलेंगे। फिर उसी को कहा गया था रियो +10, यानी कि 10 साल बाद इन्होंने फिर से अपने मीटिंग को दोहराया। ठीक है, कहां पे, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन 2002। इसको जो है एजेंडा 21 के जो नियम और कानून को बताया गया था, बनाया गया था, उसी बात को यहाँ पे दोहराया गया। पूछा गया सभी देशों से कि भाई मैंने कुछ पॉलिसी आपसे बताई थी, क्या हुआ उसका, फॉलो किया या नहीं किया। किसी ने कहा सर ट्राई तो कर रहे हैं, कुछ कुछ लागू हो गया है और कुछ कुछ तो रह गया है ना, कुछ कुछ लागू हो गया और कुछ कुछ कोशिश में लगे हुए हैं। सच्चाई आपको मालूम ही है क्या होता है, कि कुछ कुछ हो गया और कुछ कुछ लगे हुए उसका। ठीक है, तो लक्ष्य दोहराने के साथ साथ जो है यहाँ पे विकास लक्ष्य को जो है यहाँ पे लागू करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था। फिर अगर हम देखें, फिर उन्होंने कहा 2002 के बाद, 2002 के बाद इन्होंने कहा कि भाई फिर 10 साल बाद मिलना है हम लोगों को, और खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इन्होंने कहा चलो ठीक है यार, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ टेंशन फ्री रहो। फिर इन्होंने जो है रियो में एक सम्मेलन किया 2002 के बाद, 2010 साल 2012 में, 2012 में फिर से सम्मेलन किया, और रियो ब्राजील में सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसमें 3-4 बातों पर जो है इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया। कहा कि इन्वायरमेंट तो हो गया, अच्छी बात है, इन्वायरमेंट के साथ साथ और हमें 3-4 बातों पर ध्यान देना चाहिए। 3-4 बातों में उन्होंने कहा, पहले हमें गरीबी में कमी लाना चाहिए। सही बात है, हम लोगों को जो आवश्यकता है, जो लोग लकड़ी से खाना बनाते हैं, ठीक है, रोड पर अपना जीवन यापन करते हैं, गरीब हैं, रह नहीं सकते मकान में बना करके, तो उन्होंने कहा कि यार पहले हम जो है गरीबी को कम करने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी हेल्प मिलेगा, है ना, इन्वायरमेंट में वो लोग भी हमें सहयोग करेंगे। ठीक है, तो गरीबी में कमी लाना। फिर उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, ये सारी चीजें, पाइपलाइन गैस, इन सभी पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर कहा इन्होंने कि हम जो है अब सतत विकास पर भी हम लोग जो है ध्यान देंगे। तो इन बातों को भी इसमें शामिल किया गया था। कब, रियो+20 में। रियो+20 कहां पे हुआ था, रियो में, ब्राजील में। कब हुआ था, 2012 में
इस सम्मेलन को करवाया गया था और पेपर में पूछा भी गया है, ठीक है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ Rio+20 में सतत विकास के संबंध में जो है 7 क्षेत्रों का चयन किया गया था। और 7 क्षेत्र कौन कौन से थे? रियो प्लस यानी कि 2012 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें 7 क्षेत्रों को एक शामिल किया गया था। उसमें बताया गया था सबसे पहले रोजगार को, यानी कि भैया रोजगार भी दो लोगों को, कुछ तो काम करें। रोजगार के साथ साथ आपका जो है ऊर्जा, और ऊर्जा के साथ साथ जो है आपका जो है सतत विकास या सतत विकास शहर के रूप में भी, यानी कि डेवलप शहर दो ताकि प्रदूषण वगैरह ना हो ज्यादा कहीं कुछ। और फिर आपका जो है खाद्य सुरक्षा, ठीक है, खाद्य सुरक्षा। फिर आपका जो है जल हो गया आपका, और फिर समुद्र, जो कि जहाज पेट्रोल है ना, लीक वगैरह होता है समुद्री जहाज का, तो उसकी वजह से भी, ठीक है, इसको शामिल किया गया था। फिर आपदा प्रबंधन को भी जो है इसमें शामिल किया गया कि भाई सतत विकास में इसको भी शामिल करो। इस सम्मेलन में इसको भी शामिल करो, क्योंकि ये जो 7 पॉइंट है इसको हमें ठीक करने की आवश्यकता है। इसको हमें जो है ठीक करने की आवश्यकता है ना। जब हम कोशिश करते हैं पॉइंट टू पॉइंट चीजों को ला करके, है ना, एक एक पॉइंट रख लेते हैं 10 पॉइंट को, 10 में से कितने पॉइंट ठीक हुए? 5 पॉइंट। चलो भाई 5 पॉइंट ठीक हो गया, फिर 3-4 पॉइंट फिर शामिल करते हैं। तो इन्होंने कहा कि पॉइंट पॉइंट चीज जो जो कमी लग रही है हम एक एक करके उनको जो है ठीक करने का प्रयास करेंगे। और जब सम्मेलन हुआ 2012 में तो ये 7 कमियां उनको दिखाई दी कि इन्वायरमेंट से, है ना, जो नुकसान और उसका जो संरक्षण नहीं हो पा रहा है सही तरीके से, इसके कारण ये है। अगर आप इनकी, है ना, आप इनमें सुधार कर लेते हो तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। और यहाँ पे द फ्यूचर वी वांट Rio+20 सम्मेलन का एक संपूर्ण दस्तावेज है। ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये वनडे एग्जाम एसएससी में, बीपीएससी में पूछा गया है सीधा सीधा यही क्वेश्चन। और साथ ही साथ, ठीक है, यूपीपीसीएस में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है और यूपीएससी में तो पूछा ही गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक दस्तावेज है, द फ्यूचर वी वांट क्या है? तो एक सम्मेलन का संपूर्ण दस्तावेज के रूप में माना जाता है। और इसमें सतत विकास लक्ष्यों को जो है इसमें शामिल, है ना, को शामिल किया गया था। और इसमें जो है एमडीजी की समाप्ति के साथ इसकी है ना, लागू करने की बात इसमें कही गई थी। साथ ही साथ इसमें जब 70वां यूनाइटेड नेशन का शिखर सम्मेलन था न्यूयॉर्क में 2015 में, ठीक है, न्यूयॉर्क 2015 में था, तो यहाँ पे एमडीजी के स्थान पर, यानी कि एसडीजी, है ना, एसडीजी को लाया गया था और कहा गया था कि हम सतत विकास लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। 2015 में ही कह दिया गया था कि गरीबी को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, हेल्थ को हम 2030 तक अपने 17 जो लक्ष्य दिए थे उस पर भी डिस्कशन करूंगा अगली क्लास में, है ना। जो 17 लक्ष्य थे उन लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त कर लूंगा। कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, कोई व्यक्ति बीमार नहीं होगा, सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक कर दिया जाएगा। कब? 2030 तक, ठीक है। और इसमें जो है कुछ लक्ष्यों को भी रखा गया था, ठीक है, कुछ लक्ष्यों को भी रखा गया था जिसमें बताया मैंने कि 2015 में तो 17 लक्ष्य, उन 17 लक्ष्यों को भी जो है मैं एक एक करके बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये वैश्विक लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है। और सभी को पता है कि 2015 में कहा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कौन कौन सी बातें? गरीबी को समाप्त करना बिल्कुल कर सकते हैं। जब सभी लोग शिक्षित होंगे, संपन्न होंगे, पढ़े लिखे होंगे तो कुछ ना कुछ अपना रोजगार करते ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे
ग्रहों की रक्षा करना, प्लेनेट की रक्षा करना, और 2030 तक शांति एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए जो है एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था। बिल्कुल सब ठीक ठाक कर देंगे, कोई यूक्रेन और कोई रूस का युद्ध नहीं होगा, सब मामला फिट कर देंगे। ठीक है, इसको भी आप लोगों को समझना है। और इसमें 17 लक्ष्यों को शामिल किया गया था। 17 SDG एकीकृत है जो कि इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, इसमें आपको जो है सामाजिक, आर्थिक और इन्वायरमेंट, इन 3 विषय के रूप में इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी शामिल किया गया है, जो मैं एक एक करके आपके सामने 17 लक्ष्यों को अभी बताऊंगा। ठीक है, पिछड़े देशों को जो है विकास क्रम में प्राथमिकता प्रदान करना। जो देश गरीब है, बिछड़ रहे हैं, है ना, हेल्थ व्यवस्था अच्छी नहीं हो वहां पे, उनको भी है सुधारने का प्रयास। जब तक हम सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो उन सभी देशों को जो इसमें शामिल किया गया है। SDG यानी सतत विकास में गरीबी, भुखमरी, एड्स और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। महिलाओं के साथ भेदभाव समाप्त करने के लिए जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, देखते हैं ना, यूपीएससी का रिजल्ट देखेंगे, SSC का रिजल्ट देखेंगे, अब महिलाओं की स्थिति ठीक होती जा रही है। ठीक है, इसमें जो है SDG के 13 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जलवायु परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो है यहाँ पे तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया जा रहा है। तो इन बातों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें कमी भी देखने को मिलता है। हमने इतनी सारी बातें को तो आपके साथ रखा, और यहाँ पे कुछ विचारों में कमियां, यानी कि आप सभी को पता है कि मानव जाति के लिए, है ना, इस्तेमाल के लिए जो है विश्व में संसाधन असीमित है, सभी को पता है। लेकिन हमारे दिल के अंदर क्या है, हमारी इच्छाएं कभी मरती नहीं है। आज एक गाड़ी लिया, है ना, मान लीजिए कि आज 4 व्हीलर लिया, है ना, इंडिका ले लिया। ठीक है, फिर आगे इच्छा होगा, अरे यार फॉर्च्यूनर लेते हैं। आगे इच्छा होगा, अरे यार अब तो BMW ले ही लेते हैं। यानी कि हमारी इच्छाएं कभी नहीं मरती हैं। हम किसी को कितना समझा पाएंगे जब तक वो खुद से ना समझे, है ना, तो समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मानव जाति के इस्तेमाल के लिए जो है बीच में संसाधनों की असीमित आपूर्ति है, और ये हमेशा रहेगी। यानी कि हर एक मनुष्य जो है प्राकृतिक से अलग है। प्राकृतिक को जीता जा सकता है आप और हमारे द्वारा, आपके और हमारे द्वारा ही इसको जीता जा सकता है। ठीक है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है। आप सभी को पता है कि हम आज जो है चंद्रमा पर लैंड कर चुके हैं। इतनी सारे संसाधन हम देखने को मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं प्राकृतिक को उससे नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, इस बात को आपको जो है मानना पड़ेगा। ठीक है, डेवलप करिए किसी भी चीज को, लेकिन एथिक वे में करिए, एथिक्स वे में करिए, एथिकल हो, नुकसान किसी को ना पहुंचे। ठीक है, और यहाँ पे इन्वायरमेंट के लिए जो है जीवन दायी घटकों को नुकसान पहुंचाएगा। पेड़ पौधे लगाइए। बर्थडे आए तो, आपका बर्थडे आए या आपके बाबू का बर्थडे आए, ठीक है, बाबू मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। हाँ, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस नीति में कुछ बातों को और शामिल किया गया था। ठीक है, संरक्षण या संसाधन उपयोग में कमी करना। संसाधनों का हम पुनः चक्रण कर सकते हैं, रिसाइकल यूज कर सकते हैं। ठीक है, संसाधनों का हम रिसाइकल यूज कर सकते हैं। पेपर हो गया, ठीक है, पेपर के साथ साथ मैंने आपको बताया कि सौर ऊर्जा वगैरह का यूज करिए उसको सही तरीके से। तो ये सारी चीजें आप जो है यहाँ पे यूज करके, रिसाइकल करके आप उसको जो है फिर से आप यूज कर सकते हैं, है ना।
ठीक है। साथ ही साथ आप तेल और कोयले की जगह पे या गैर नवीकरणीय संसाधन की अपेक्षा आप जो है सौर ऊर्जा अपनाइए, नवीकरणीय संसाधनों का अधिक प्रयोग करिए। भाई आप ही तो करेंगे ना, हम आपको बता रहे हैं। कहने का मतलब शुरुआत हमेशा हाँ मेरे से होगी। तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि इन सारी चीजों को अपनाओ, और आपसे अपील करता हूँ कि आप अपने दोस्तों को भी बोलिए कि जब भी मार्केट जाए तो झोला अपने साथ लेकर के जाए, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि सामाजिक, इन्वायरमेंट, आर्थिक, ये सभी का संबंध एक दूसरे से है ना, एक सभी का संबंध जो है, इन सभी का संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित है, ठीक है। अब श्रमकोणीय विकास के उद्देश्य से हम इसको पुनः विकास में डेवलप कर सकते हैं, विकास की गुणवत्ता में बदलाव कर सकते हैं, आवश्यक मानवीय आवश्यकता जैसे कि भोजन, ऊर्जा, जल, स्वच्छता उपलब्ध करवा सकते हैं। इसमें साथ ही साथ इसमें जो है साधन का आकार, संरक्षण, इन सभी चीजों पर भी जो है हम लोग ध्यान में दे सकते हैं। न्यू न्यू टेक्नोलॉजियों को ला सकते हैं, पर उसको डेवलप करने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। और निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो है इन्वायरमेंट और अर्थव्यवस्था का एक हम समन्वय के रूप में इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, और इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताइए। इसी टॉपिक से संबंधित है, ठीक है। आप सभी इसका आंसर बताएंगे। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है सतत विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में वैश्विक विचार मंडल, थिंक टैंक, जिसे क्लब ऑफ रोमन भी कहा जाता है, ठीक है, क्लब ऑफ रोम भी कहा जाता है, ये किसने प्रस्तावित किया था, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, सतत विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। इसमें आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका जो है सही है। पहला ए, बी दो, सी एक और दो दोनों, और डी ना तो एक ना ही दो। बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन अब यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस और एसएससी में भी पूछे जाने लगा है। घबराइए मत, हर एक एग्जाम में अब स्टेटमेंट बना करके पूछा जा रहा है, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया और उसी बेस पर जो है आपको मैंने क्वेश्चन दिया। जल्दी से बताएं कमेंट में क्या होगा आंसर। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। शर्मा रहे लग रहा है आप लोग तो। चलिए इसका आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि सतत विकास का लक्ष्य जो है 1992 में स्टार्ट हुआ था, और थिंक टैंक के रूप में नहीं, है ना, पृथ्वी सम्मेलन के रूप में हुआ था। तो इसको आपको जो है ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। और फिर अभी तक आप लोगों ने वेक्टर मेंटरशिप यूट्यूब चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कब करोगे भाई, टाइम हाथ से निकलता जा रहा है, नोटिफिकेशन आपको टाइम पर नहीं मिलने वाला। इसलिए कहता हूं यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जल्द ही आप सभी के पास एक बैच भी आएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।